हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द स्मार्ट बॉक्स। मैं हूं सकलन सर। यहाँ पर हम अपने ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ लोकेशन एंड एक्सटेंड। चैप्टर नंबर 1 मैंने जो है डाल दिया है वीडियो, वो आप देख सकते हैं जाकर। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो हमारा चैप्टर है, इसके अंदर हमारे पास 3 आंसर है, लेकिन एक आंसर उसमें से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स हमें लिखने हैं मैं आपको यहाँ पर आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ पुश द सब्सक्राइब बटन एंड हेल्प अस ग्रो। आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ब्राज़ील एंड इंडिया डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ लोकेशन। और ये जो है हमें सवाल 2019 मार्च में पूछा गया था, इसके लिए ये हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ पर एक मैप भी बना करके रखा है ताकि आपको समझने में आसानी हो। अगर ये मैप आपको नहीं समझेगा तो आप जो है रट्टा मारेंगे आंसर, और रट्टा मारा हुआ आंसर हमेशा आप भूल सकते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा आंसर स्टार्ट कैसे होगा, देखिए, द डिफरेंस इन द टर्म ऑफ लोकेशन बिटवीन ब्राज़ील एंड इंडिया स्टेटेड एज फॉलोज। अब यहाँ पर देख सकते हैं आपकी ये जो मैंने डार्क पॉइंट करके रखा है ना, ये इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसे भी हाईलाइट करेंगे अपने एग्जामिनेशन में भी, जैसे लोकेशन बेस्ड ऑन हेमिस्फीयर लिख करके आप उसे अंडरलाइन कर दें, तो यहाँ पर ये आपके लिए अच्छा है, आपका प्रेजेंटेशन इससे अच्छा होता है। और हो सकता है कि आपका जो भी चेक कर रहा है पेपर, वो देखे कि हाँ लोकेशन बेस्ड ऑन हेमिस्फीयर लिखा है, ठीक है, देखा कि हाँ हेमिस्फीयर है, ठीक है, और आपको पूरा मार्क्स दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये लिखना बहुत ज़रूरी है, लोकेशन बेस्ड ऑन हेमिस्फीयर, और इसको हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है। अब आइए यहाँ पर हम आंसर पढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो कुछ इस तरह से, देखिए, इंडिया इज़ लोकेटेड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो इंडिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। अब हेमिस्फीयर होता क्या है, मैं आपको बता दूं कि ये हमारा अगर वर्ल्ड मैप है और यहाँ पे बीच में से लाइन जा रही है जिसे हम कहते हैं इक्वेटर, है ना, जिसे हम कहते हैं इक्वेटर, ठीक है। अगर इक्वेटर जो है पूरी दुनिया को दो हिस्से में डिवाइड कर देता है, एक है ऊपर वाला हिस्सा और एक है नीचे वाला हिस्सा। तो हमें पता है कि ऊपर वाले हिस्से को हम नॉर्थ बोलते हैं और नीचे वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, साउथ। तो ये जो इक्वेटर है ना, जो दुनिया को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, उसे हम कहते हैं हेमिस्फीयर। क्या कहते हैं हम, हेमिस्फीयर कहते हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये हेमिस्फीयर है तो हेमिस्फीयर जो है ऊपर वाला तो वो नॉर्थ हेमिस्फीयर हो जाएगा, और नीचे वाला जो हेमिस्फीयर है वो हो जाएगा साउथ हेमिस्फीयर। तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि इंडिया इज़ लोकेटेड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी इंडिया जो है, आप देख सकते हैं यहाँ पर है हमारा इंडिया। तो इंडिया जो है ना वो टोटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, उसका थोड़ा सा भी पार्ट जो है वो साउथ हेमिस्फीयर में नहीं आता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इंडिया इज़ लोकेटेड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वेर एज सम पार्ट ऑफ ब्राज़ील, यानी यहाँ पर जो ब्राज़ील है उसका जो अमेज़ॉन वाला पार्ट है, ऊपर वाला अमेज़ॉन वाला पार्ट, वो जो है वो आता है हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। जबकि हमारा जो नीचे वाला पार्ट है, जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, आप पढ़ेंगे आगे, वो वाला जो पार्ट है वो वाला पार्ट है हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो ये कितना समझने में आसान हो गया कि इंडिया जो है वो टोटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, और ब्राज़ील का जो थोड़ा सा पार्ट है, कुछ पार्ट, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, और मेजर पार्ट जो है उसका सदर्न हेमिस्फीयर में है। तो ये हमारा जो है फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा लोकेशन बेस्ड ऑन हेमिस्फीयर पे। अब आगे, इंडिया लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ से यहाँ एक लाइन मार दूँ तो ये होगा हमारा ईस्ट और ये होगा हमारा वेस्ट, ठीक है। तो इंडिया जो है आप देख सकते हैं कहाँ पर है, ईस्ट में है, और ब्राज़ील जो है वो कहाँ पर है, वेस्ट में है। तो यहाँ पर हमारा जो सेकंड पॉइंट होगा क्या होगा, इंडिया जो है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है और ब्राज़ील जो है वो होगा वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे दो पॉइंट बहुत ही आसानी से हो गए। सबसे पहले इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ब्राज़ील का थोड़ा सा पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, बाकी पूरा पार्ट जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर में है। फिर इंडिया जो है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है और ब्राज़ील जो है वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा लोकेशन बेस्ड ऑन
कॉन्टिनेंट, ठीक है, कॉन्टिनेंट। अब आपको पता है कि ये जो हमारा पूरा येलो येलो दिख रहा है, ये हमारा कौन सा कॉन्टिनेंट है? एशियन कॉन्टिनेंट है ना। तो इंडिया इज़ लोकेटेड इन एशियन कॉन्टिनेंट, वेयर एज ये हमारा जो है वो साउथ अमेरिका है, और ये ऊपर है तो नॉर्थ अमेरिका है ना। तो ये साउथ अमेरिका में है हमारा। ब्राज़ील जो है वो कहाँ पर है? साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है। अब मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स कि अगर आप आंसर लिख रहे हैं तो आप इंडिया लोकेटेड नॉर्थन हेमिस्फीयर को आप जो है अंडरलाइन कर दीजिए। फिर ब्राज़ील नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, उसका थोड़ा सा पार्ट, और मोस्ट ऑफ द पार्ट लाइज इन सदर्न हेमिस्फीयर। ये सारी चीज़ें अगर आप अंडरलाइन कर देते हैं, फिर आगे इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ब्राज़ील वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ये 4 वर्ड को, अगर ये 5-6 वर्ड को आप सेकंड पॉइंट में अंडरलाइन कर देते हैं तो क्या होता है ना, आपका आंसर जो है वो बहुत अट्रैक्टिव होता है, और बहुत ही जल्दी जो भी चेक करने वाला है, जो वो ढूंढ रहा है, उसे बहुत ही आसानी से मिल जाता है। तो आपके मार्क्स अपने आप इंक्रीज़ हो जाते हैं। अब यहाँ पर दूसरा हमने क्या देखा कि इंडिया इज़ लोकेटेड इन एशियन कॉन्टिनेंट, तो इंडिया को हमने किया हाईलाइट, और एशियन कॉन्टिनेंट को, फिर यहाँ पे ब्राज़ील को किया, और साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट यहाँ पर भी हमने 4-5 वर्ड अंडरलाइन कर दिए। हमारा जो है पॉइंट जो है वो हाईलाइट हो गया, जो चेक करने वाला था उसे जो चाहिए था वो मिल गया। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है? इंडिया लाइज इन द साउथ ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। ठीक है, इंडिया कहाँ है? एशिया के साउथ में है। ठीक है, और ब्राज़ील कहाँ पर है? ब्राज़ील नॉर्थ में है ऑफ साउथ अमेरिका। ठीक है, ब्राज़ील जो है वो ऊपरी हिस्से में है। जैसे अगर ये हमारा अमेरिका है तो ये अमेरिका का जो है नीचे वाला जो है वो साउथ पार्ट हो जाएगा, और ये हमारा जो है नॉर्थ पार्ट हो जाएगा नॉर्थ अमेरिका का। ठीक है, तो यहाँ पर है हमारा ब्राज़ील, इसके लिए साउथ अमेरिका के नॉर्थ पार्ट में है हमारा ब्राज़ील। तो ब्राज़ील लाइज इन नॉर्थ ऑफ साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। तो ये हमारा बहुत ही आसान सा आंसर था। आई होप आपको इसमें कुछ भी डाउट नहीं होगा। अगर कुछ भी डाउट होगा तो मैं ये जो है PDF ये मैप के साथ डाल दूंगा, आप जब भी रिवाइज़ करने बैठिएगा ये मैप को याद ज़रूर कर लीजिएगा। आइए सेकेंड आंसर देखते हैं। अब यहाँ पर हमारा जो सेकंड आंसर है वो है डिस्क्राइब द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। अब ये आंसर जो है ना आपको याद करना पड़ेगा, इसका आपका कोई रास्ता नहीं है। आपने देखा कैसे कि यहाँ पर इंडिया जो है ना वो नॉर्थ में है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है ना, तो दोनों इसका जो लोकेशन है लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो है वो क्या होगा? नॉर्थ होगा। अब ये जो नंबर है ये आपको याद करने पड़ेंगे, 8 डिग्री 4 मिनट्स 37 डिग्री 6 मिनट्स, ये आपको याद करना पड़ेगा। और क्योंकि इंडिया जो है हमने ऊपर ही पढ़ा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, इसके लिए दोनों नॉर्थ है। ठीक है, अब उसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कैसा है? तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट आपने जैसे कि पढ़ा कि इंडिया जो है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, तो वापस से दोनों इसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट का जो डायरेक्शन है वो ईस्ट होगा, और 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट ये आपको याद करना पड़ेगा। दिस इज़ द लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस एंड लैटिट्यूडनल डिस्टेंस ऑफ इंडिया। ठीक है, अब ब्राज़ील कहाँ है? ब्राज़ील हमारा जो है हमने पढ़ा कि थोड़ा सा जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, और बहुत ज़्यादा जो है वो कहाँ है? सदर्न हेमिस्फीयर में। तो नॉर्थ भी आएगा और यहाँ पर साउथ भी आएगा। तो 5 डिग्री 15 मिनट्स नॉर्थ में है, और 33 डिग्री 45 मिनट्स जो है वो साउथ में है। ये उसका क्या है? लैटिट्यूडनल डिस्टेंस। अब यहाँ पर आ जाते हैं लॉन्गिट्यूडनल में। अब तो हमने पूरा पढ़ा कि वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, तो दोनों उसके जो भी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन रहेंगे वो वेस्टर्न ही रहेंगे। अब ये जो 34 डिग्री 45 मिनट और 73 डिग्री 48 मिनट है ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आगे देखते हैं क्या पॉइंट लिखा हुआ है। इंदिरा पॉइंट इज़ द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया एंड इट इज़ लोकेटेड एट दिस पैरेलल। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप लिखते हैं तो आपको जो है मार्क्स बड़े मिलेंगे, क्योंकि मैंने याद रखिए पिछले वीडियो में कहा था कि जितना बड़ा आपका आंसर होगा ज्योग्राफी में उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है, आपके मार्क्स के लिए अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये आंसर बहुत ही ज़्यादा आसान था, बस आपको जो नंबर्स है वो याद करने पड़ेंगे, बाय हार्ट करने पड़ेंगे, इसमें और कोई भी रास्ता नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आइए हम अपना थर्ड और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर का।
अब हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसके बाद ये जो है वो हमारा सेकंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट प्रॉब्लम्स डिड ब्राज़ील एंड इंडिया फेस्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी इंडिपेंडेंस के बाद जब दोनों ही कंट्रीज़ आज़ाद हो गई, जो भी रूल कर रहे थे उनके ऊपर उससे, तो उनको क्या क्या तकलीफ़ें, क्या क्या परेशानी झेलनी पड़ी इंडिपेंडेंस के बाद, आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, इंडिया वॉज अंडर द ब्रिटिश रूल फॉर नियरली 1.5 सेंचुरी, यानी 150 साल तक इंडिया जो है वो किसके रूल में था, ब्रिटिश रूल में था। ठीक है, तो यहाँ पर हम कौन से वर्ड अंडरलाइन करेंगे मैं आपको बता दूँ, हम इंडिया अंडरलाइन करेंगे, ब्रिटिश रूल अंडरलाइन करेंगे और 1.5 सेंचुरी को अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, अब इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिला, 1947 में, तो इंडिपेंडेंस 1947। तो अब आप देखिए कि अगर आप मेरा पेपर चेक कर रहे हैं तो आपको दिख रहा है कि मैंने इंडिया को जो है हाईलाइट किया है, ब्रिटिश रूल का हाईलाइट किया है, यानी इंडिया ब्रिटिश रूल में था 1.5 सेंचुरी के लिए, और उसको इंडिपेंडेंस कब मिली, 1947 में। तो कितना आसानी से बिना मैंने पूरा सेंटेंस पढ़े हुए ये अंदाज़ा लगा लिया कि आपने आंसर में लिखा क्या है। सो दिस इज़ हाउ पेपर चेक करने वाला इस तरह से आपका पेपर चेक करता है, तो उसे भी आसानी होती है आपके दिए हुए इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने में और आपको मार्क्स देने में। ठीक है, तो हमें मार्क्स देने में तो कोई तकलीफ़ होती नहीं है, क्योंकि मार्क्स तो हमें अपने बचा के घर तो लेके जाने नहीं है, सारे आपके ही हैं। तो हम चाहते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिले, तो आप अगर अंडरलाइन करेंगे तो हमें भी मार्क्स देने के लिए आसानी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट है हमारा प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। पहले तो हमने लिखा कि इंडिया किसके रूल में था, उसे कब इंडिपेंडेंस मिला, ये सारी चीज़ें हमने लिखे। उसके बाद हम देखेंगे कि इंडिया ने क्या क्या इंडिपेंडेंस के बाद क्या क्या प्रॉब्लम फेस की। तो सबसे पहली प्रॉब्लम थी इन इनिशियल ईयर्स, यानी इनिशियल ईयर्स स्टार्टिंग के ईयर्स में ऑफ इट्स इंडिपेंडेंस, इंडिया फॉट 3 वॉर्स। यहाँ पर ये दोनों अंडरलाइन करना ज़रूरी है। इनिशियल ईयर्स में जैसे ही उसे आज़ादी मिली उसके बाद ही इंडिया ने कितने वॉर्स लड़ लिए, 3 वॉर्स लड़ लिए। ठीक है, दीज वॉर्स हैड एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। एडवर्स इफेक्ट यानी उल्टा इफेक्ट पड़ गया इकोनॉमी ऑफ इंडिया के, यानी जहाँ पर इंडिपेंडेंस के बाद इकोनॉमी बढ़नी चाहिए थी तो इकोनॉमी कम हो गई, क्योंकि हमने 3 वॉर लड़ लिए। और आपको पता है कि वॉर में कितना नुकसान होता है इकोनॉमी का, लाइव्स का, ये सारी चीज़ें। तो वॉर अच्छी बात नहीं थी, लेकिन वॉर लड़ना पड़ा हमें, और उसकी वजह से हमारा इकोनॉमी जो है वो क्या हो गया, एडवर्स इफेक्ट में पड़ गया, यानी जिसे आगे बढ़ना चाहिए था वो इन्वर्सली पीछे आने लग गया। ठीक है, यानी कम होने लग गया। अब यहाँ पर हमारा सेकंड पॉइंट क्या है, इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। पोस्ट इंडिपेंडेंस का मतलब होता है इंडिपेंडेंस के बाद। ठीक है, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड इंडिया फेस्ड सीवियर शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स। तो यहाँ पर ये अंडरलाइन करेंगे हम कि हमें इंडिपेंडेंस के बाद क्या हो रहा था, शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन पड़ रहा था, विच रिजल्टेड इन फेमाइंस। और उससे क्या हुआ, उससे हो गया फेमाइन इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो फेमाइन यानी कि भूखा प्यासा रहना, उसे हम क्या कहते हैं, फेमाइन कहते हैं। बहुत सारी जगहों पर खाने के लिए सामान तक नहीं था, ये हमारा दूसरा प्रॉब्लम था। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों को, पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स और फेमाइन, इसको हमें क्या करना है, अंडरलाइन करना है हमारे सेकंड पॉइंट में। ठीक है, अब यहाँ पर हम अपना सेकंड सब पॉइंट देख लेते हैं कि ब्राज़ील को क्या क्या तकलीफ़ें हुई। ठीक है, तो जैसे हमने इंडिया का लिखा था कि इंडिया ब्रिटिश रूल में था, वैसे ही हम ब्राज़ील का भी लिखेंगे कि ब्राज़ील वॉज अंडर द पोर्चुगीज़ रूल फॉर मोर देन 3 सेंचुरीज़, यानी 300 साल तक ब्राज़ील जो था वो पोर्चुगीज़ के रूल में था। ठीक है, अब इंडिपेंडेंस कब मिली, गेन्ड इंडिपेंडेंस इन 1822 में उसे इंडिपेंडेंस पोर्चुगीज से मिल गई। ठीक है, अब आगे क्या हुआ, फर्दर इट वाज गवर्न्ड बाय द पॉपुलिस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा था, 1882 में उसे इंडिपेंडेंस तो मिल गई, लेकिन आगे क्या हुआ, वहाँ पर गवर्नमेंट नहीं बनी, वहाँ पे बना एक मिलिट्री गवर्नमेंट 1930 से 1985 तक जो चला। मिलिट्री गवर्नमेंट का मतलब ये होता है कि वहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट नहीं है जो पीपल के लिए काम कर रही है। एक मिलिट्री ऑफिसर होता है, उसके अंडर जो है आर्मी होती है, और आर्मी जो है वो जो चाहे लोगों से जैसे चाहे वो करा सकती है। अगर आप अपोज करेंगे तो आपको मार भी दिया जा सकता है। मतलब यहाँ पर मोटी मोटी बात यह है कि एट दी एंड 1985 में ही ब्राज़ील जो है वो आज़ाद हुआ इस मिलिट्री गवर्नमेंट से। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, प्रॉब्लम फेस बाय ब्राज़ील आफ्टर इंडिपेंडेंस।
इंडिपेंडेंस। अब जब इंडिपेंडेंस मिल गई उसके बाद क्या प्रॉब्लम हुआ, ब्राज़ील वेंट थ्रू ग्लोबल फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज टिल 20th सेंचुरी, यानी 2000 तक, यानी अभी क्या चल रहा है 2021 चल रहा है अगर, तो यहाँ पर 2000 यानी 21 साल पहले तक ब्राज़ील को क्या फेस करना पड़ रहा था, फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़, यानी ब्राज़ील के पास अपने देश को चलाने के लिए, अपने देश को डेवलप करने के लिए पैसा ही नहीं था। दिस वाज द प्रॉब्लम फेस्ड बाय ब्राज़ील आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पर हमारे यही 3 आंसर थे ये चैप्टर में, जिसके अंदर से हमारा फर्स्ट आंसर जो है वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो पूछा गया है तो रिपीट हो सकता है। ये हमारा दूसरा इम्पॉर्टेंट आंसर है। और अगर आपको इस आंसर में कोई भी तकलीफ़ है तो याद रखिए आपको इसमें याद ही करना पड़ेगा ये पूरा टेबल, ठीक है। तो चाहे आप इसे टेबुलर फॉर्म में लिखें या फिर आप इसे पैराग्राफ फॉर्म में लिखें, कोई भी चलेगा, यहाँ पर आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब किए बिना जाइएगा मत, और कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको हमारा ये वीडियो और एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, ताकि हम जो है अगर कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसके अंदर जो है अपनी गलतियों को सुधार के और अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश कर सकें। सो यहाँ पर यू वर वॉचिंग द स्मार्ट बॉक्स।